नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पुलिस सेवा में सुधार की। दरअसल समय समय पर पुलिस सुधारों को लेकर सरकार ने कमेटियां और आयोग का गठन किया, लेकिन इन सब के बावजूद जो सुधार पुलिस में दिखने चाहिए थे वो नहीं दिख पाए। भारत में पुलिस सुधारों पर काम करीब 4 दशक पहले शुरू हुआ था। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत में 841 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है, जो कि भारत में प्रति 1 लाख की आबादी के लिए स्वीकृत संख्या 181 से काफ़ी कम है, जबकि यूएन की सिफारिश संख्या 222 से और भी कम है। इसलिए पुलिस सेवा में सुधार के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। ये जानना समझना जरूरी है कि क्यों जरूरी है पुलिस में सुधार। आखिर पुलिस सुधारों की प्रकृति में बदलाव की जरूरत क्यों है? मॉडल पुलिस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं? सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं? और इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है? चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव राज भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह जी से। प्रकाश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी से। वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। दरअसल पुलिस सुधारों की चर्चा को जीवंत रखने और शीर्ष न्यायपालिका में ले जाने का श्रेय प्रकाश सिंह जी को जाता है। इसलिए मैं इसकी चर्चा की शुरुआत प्रकाश सिंह जी आप ही से ही करूंगा। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्यों जरूरी है पुलिस में सुधार? अक्सर इस पे चर्चा होती है, यह मुद्दा बार बार उठता है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 22 सितंबर को हम लोग पुलिस सुधार दिवस मनाते हैं जी। उसके पूर्व संध्या को आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। जहाँ तक पुलिस सुधार की आवश्यकता की बात है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि पुलिस का जो ढांचा हमें विरासत में मिला था स्वतंत्रता में, वो 1861 के पुलिस एक्ट के आधार पर था। ये 1861 का पुलिस एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसके द्वारा एक इम्पीरियल पावर, एक साम्राज्यवादी जो शक्ति है, वो भारत पे अपना आधिपत्य बनाए रखे। और इस आधिपत्य को बनाए रखने के लिए उन्हें एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत है जो उनके पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो, और उसको जो भी वो आदेश देते हैं उन आदेशों का वो पालन करे। भले ही वो आदेश सही हो, गलत हो, वैधानिक हो, अवैधानिक हो, पर उन आदेशों का वो पालन करे। इस पृष्ठभूमि में पुलिस एक्ट की संरचना हुई थी। और अगर आप एक्ट बनने के पहले जो मिनट्स है उसको अगर आप पढ़ें तो वहाँ एक जगह लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसे पुलिस की ज़रूरत है जो पॉलिटिकली यूज़फुल हो, यानी राजनीतिक दृष्टि से हमारे लिए लाभप्रद हो। ये पृष्ठभूमि थी और यही हमें विरासत में यही पुलिस फोर्स मिली। तो अब पुलिस फोर्स जब स्वतंत्रता के बाद हमने सोचा कि शायद इससे सही काम हो सकेगा, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये लगा कि ये ढांचा हमारे जो वर्तमान हमारे रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, जो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसके लिए ये उचित नहीं है। तो इसमें एक आमूल परिवर्तन की बात है। और इसी संदर्भ में फिर ये हुआ कि नेशनल पुलिस कमीशन का गठन हुआ था। उन्होंने बहुत सारी संस्तुतियाँ करी, परंतु दुर्भाग्य से उन पर काम नहीं हुआ। फिर मेरा भी जो कुछ अपने पुलिस सर्विस का जो अनुभव रहा, उसके आधार पे मुझे लगा कि परिवर्तन ज़रूरी है। फिर नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट का आधार बनाते हुए मैंने एक पिटीशन बनाया, और जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, और इस पर 10 वर्ष बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 2006 में। तो पुलिस में सुधार की आवश्यकता इसलिए है कि ये एक कॉलोनियल एक्ट है जो एक ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाया था अपने इस देश में हुकूमत करने के लिए। अब हमें एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे पुलिस ढांचे की ज़रूरत है जो हमारी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को मीट कर सके, जो एक जनता की पुलिस के रूप में हो, एक ऐसी पुलिस जो कानून को सर्वोपरि समझे और न कि शासक वर्ग क्या कहता है और क्या चाहता है। इसलिए पुलिस में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। वैद्य जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि पुलिस सुधारों की प्रकृति में बदलाव की बात है।
एक जैसा प्रकाश सिंह जी ने बताया कि आज़ादी से पहले कुछ कानून ऐसे थे, पुलिस का जो तरीका होता था, पुलिसिंग का जो तरीका होता था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को आज़ादी के बाद भी नहीं मिला है। लगातार ये मुद्दा उठता रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? पंकज जी देखिए, सॉरी जी। मनोज जी, देखिए, प्रकाश सिंह साहब ने और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने कंट्री में एक लंबी लड़ाई 25 साल से इस पर की है कि ये सुधार होना चाहिए लोगों के हित के लिए। जी। अगर आप देखें, जो 1861 का एक्ट, पुलिस एक्ट बनाया गया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको पास किया गया और इमीडिएटली जो 1857 की जो म्यूटनी थी, उसके बाद इमीडिएट बाद उसको लाया गया। और किस उसका आप समझ सकते हैं स्पिरिट क्या था। जैसे प्रकाश सिंह साहब समझा रहे थे, स्पिरिट ये था कि उस रूलर, जो भी उस वक्त ब्रिटिश रूल था, उसके लिए एक पुलिस फोर्स चाहिए थी जो लोगों पर जो भी उनको आदेश दिया जाए लोगों पर वो लागू करे। जी। लेकिन 1947 के बाद जब डेमोक्रेटिकली इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, तो उसके बाद आपको जरूरत थी ऐसी पुलिस फोर्स की जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन लोगों की पूरी कर सके, जो रूल बेस्ड पुलिसिंग कर सके, जो कानून का एहतराम करे, जो ये नहीं कि सिर्फ जो उनको जो आदेश दे उसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे वो आदेश लीगल हो, इलीगल हो, गलत हो, कानूनी सही हो। तो इस तरह की आपको पुलिस की प्रक्रिया की जरूरत थी। लेकिन ऐसा देखने में आया कि वो नहीं हुआ। बहुत जगह पर पुलिस का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है और गैर कानूनी इस्तेमाल किया जाता है, जो लोगों के हित में नहीं होता है। जी। तो इसलिए ये जरूरत थी, इसलिए पुलिस कमीशन, नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया। रबेरो कमेटी की रिपोर्ट है, पद्मा नबैया कमीशन की रिपोर्ट है। बहुत सारे ऐसे कोशिशें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो पड़ी रही और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जी। तो जो प्रकाश सिंह साहब बता रहे थे, अल्टीमेटली नेशनल पुलिस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसके बेसिस पे जब इन्होंने हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि एटलीस्ट उसमें जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आदेश दिया जाए। और 10 साल की लड़ाई के बाद 2006 में उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें 7 रिकमेंडेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो उनको कहा गया कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 6 अप्लाई होती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को और 7वीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी, जिसमें पहला था हर स्टेट में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होगा, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी होगा, फिक्स टेन्यूर होगा डीजीपी का, पुलिस चीफ का और डिस्ट्रिक्ट एसपी और एसएचओ का, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन विंग होगा। इस तरह की 6-7 रिकमेंडेशंस थी जिसके लिए काफी किया गया। और मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि इसमें जब वो रिकमेंडेशंस आई तो बीपीआरएनडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टास्क दिया गया कि एक मॉडल पुलिस एक्ट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दीस रिकमेंडेशंस and order of the Honorable Supreme Court, encompassing all these 7 recommendations of the Supreme Court. मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये प्रकाश सिंह जी से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक सवाल राज भार्गव जी मैं आपसे जानना चाहता हूं। इतनी सारी कमेटियां बनी, आयोग बने, लगभग आधा दर्जन तो मैं ही देख रहा हूं कि किस तरह से राष्ट्रीय पुलिस आयोग, फिर उसके बाद तमाम तरह की और कमेटियां बनी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी सिफारिशें दी, दिशा निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद इस पे कुछ खास नहीं हुआ, कुछ ठोस नहीं हुआ। देश के जो पूर्व सेवानिवृत्त बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, लगातार पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों इस पे कोई काम नहीं होता? मनोज जी, बात यह है कि इसमें मंशा नहीं है। किसकी? अगर पॉलिटिकल जो हमारी पावर्स हैं उनकी मंशा होगी तो ये सारे रिफॉर्म्स हो सकते हैं। जी।
बड़ी मुश्किल से, आपको मालूम है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसके अपॉइंटमेंट को लेके कितना झगड़ा है। जी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार और केंद्र सरकार के अनुसार उसके अंदर कमेटी बैठती है जो इस बात को सिफारिश करती है यूपीएससी के द्वारा कि कौन उसका डीजीपी बनेगा। अधिकांश स्टेट इसको मानती नहीं, वो अपने डीजीपी को लगाना चाहती हैं जो उनकी बात को सुने, उनकी मंशा को सुने, उनका काम करे। तो इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हर स्टेट में जो इस बात की अथॉरिटी दी गई है कि वो किस प्रकार से पुलिस का संचालन करे, उसमें कोई प्रतिबंध होना चाहिए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट में राय दे कि ये काम जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है, इसको नहीं कर सकते। जो पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, रिक्रूटमेंट है, इसके ऊपर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। मैं पुराने जब मैं सिविल सर्विस में था तो मुझे याद है कि देहात के अंदर जो पुलिस स्टेशन होता था उसमें 12 कांस्टेबल और 2 सब इंस्पेक्टर होते थे। कितनी बुरी तरह से उनकी जिंदगी होती थी, कितनी मुश्किल से वो काम करते थे। एक एक पुलिस स्टेशन 1 लाख 1.5 लाख लोगों को संभालता था। लेकिन कभी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि उनकी सुविधाएं जो हैं वो दी जाएं, उनको हर तरह से एक पूरा तैयार करा जाए कि वो जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर सकें। धीरे धीरे जैसे जैसे डेमोक्रेटिक पावर बढ़ता चला गया, अब हम लोग सब जनता जो है अपने अपनी बात के ऊपर रखने लगी, तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि पुलिस भी एक फ्रेंडली पुलिस हो, दोस्त बन के रहे, मदद करने के लिए रहे। ये नहीं कि जब कभी मौका मिले तो लाठी चार्ज कर दे, टॉर्चर कर दे, और ये जिसके कहने पर करते हैं उनकी बात सुनती रहें। आप देखिए, जब कभी कोई शासन बदलता है तो पुलिस जो नया शासन आता है उसके संग हो जाती है, जी। और जिनकी बात सुन के पहले वो उनकी बात सुन के काम करते थे, अब उन्हीं पर अत्याचार करते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये बात हर एक को विश्वास करके सोचना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो मंशा है पॉलिटिकल पावर की, उसको बदला जाए, उनमें विचारधारा में परिवर्तन आए और जी। वो पुलिस को एक अंग माने जिससे कि सोसाइटी की, देश की सेवा हो सके। जी। लेकिन गृह मंत्रालय का एक स्टेटस नोट सामने आया है और इस स्टेटस नोट की अगर मैं बात करूं तो स्थिति बहुत निराशाजनक दिखाई देती है। अपने पुलिस बल का प्रबंधन कैसे करें, इसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। पुलिस होगी, पुलिस बल की संख्या ठीक ठाक होगी, उनके काम करने के जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो ठीक होंगे, वातावरण ठीक होगा, तभी एक शायद पुलिसकर्मी बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। राज भार्गव साहब, 21% पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सिर्फ 10% के आसपास है, और देश के हर तीसरे थाने में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। देश का एक भी राज्य पुलिस फोर्स में ऐसा नहीं है जहां महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद थे वो पूरे हों, भर्ती का लक्ष्य पूरा किया गया हो। ये तमाम आंकड़े हैं प्रकाश सिंह जी मेरे सामने, जो रिपोर्ट है वो बताती है कि क्या दशा है देश में पुलिस बल की। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जिसका जिक्र एसपी वैद्य साहब कर रहे थे, उसका भी पालन नहीं किया गया। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, पूरा मुद्दा काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि एक तरफ तो देश का सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और उसके आदेशों की इस तरह से अवहेलना होती है। और 16 साल बीत गए इसी संघर्ष में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तो अनुपालन करिए। अच्छा, कुछ राज्यों ने बड़ी होशियारी की है जी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक पैराग्राफ इस तरह लिखा था कि यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होंगे तब तक जब तक कि वह स्वयं इस विषय पे अपना एक्ट या अपना विधान नहीं बना लेते हैं। तो कुछ राज्यों ने केवल इसी पैराग्राफ का लाभ उठाते हुए जल्दी से एक एक्ट बना दिया, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से कह सकें कि अब तो हमारा एक्ट बन गया, इसलिए अब हमारे ऊपर आपके डायरेक्शंस नहीं लागू होते। पर अगर आप गहराई में जाओ और उन एक्ट्स का परीक्षण करें, और 17 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक्ट पास किया, अगर आप इन एक्ट्स का गहराई में विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि उन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन का स्वांग रचा है, ड्रामा किया है, उसका एक फसाद बनाया है जो वास्तव में
मतलब लेटर और स्पिरिट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। जी। तो ये फिर मैंने इसको भी चैलेंज किया था। हरीश साल्वे साहब ने एक और रेट फाइल किया कि साहब जो एक्ट इन्होंने बनाया है उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि राज्य सरकारों की यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत हैं। जी। अब वो रिट भी अलग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट जितना हमें उम्मीद थी कि इतना ध्यान देगी अपने आदेशों के अनुपालन में, उतना ध्यान दुर्भाग्य से नहीं दे रही है। तो अभी मतलब एक तरफ तो ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग हो रही है, थोड़ा सा पिछले 3 साल से ऐसे कुछ नहीं हुआ है, 3 साल से वो केस लिस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे बार बार प्रयास के बावजूद भी उम्मीद करता हूँ कि अब शायद लिस्टिंग हो रही है तो शायद अब हो जाए। और हरीश साल्वे साहब ने जो रेट फाइल की थी राज्य पुलिस के एक्ट्स को अवैधानिक डिक्लेयर करने के लिए, वो भी कहीं ठंडे बस्ते में इस समय पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर स्थिति निराशाजनक है और ये निराशा और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि कुछ नई समस्याएं ऐसी खड़ी होती जा रही हैं जो पहले नहीं थी। जैसे देखिए, पहले जब हम लोगों ने नौकरी की थी तो एक राज्य और दूसरे राज्य की पुलिस में पूरा तालमेल होता था। मैं भले डीजीपी यूपी हूँ, पर मैं अगर बॉम्बे फ़ोन कर दूँ या चेन्नई फ़ोन कर दूँ कि भाई ये मुलजिम है, ऐसा ऐसा कार्रवाई है, हमारी टीम जा रही है, उसको सहयोग दीजिए, तो पूरा सहयोग मिलता था। अब सहयोग इस बात पे निर्भर करेगा कि दोनों राज्यों के पुलिस के राजनीतिक इक्वेशन उनके बीच में क्या है। अगर उनके इक्वेशन ठीक नहीं है तो अब सहयोग नहीं मिल रहा। अभी एक नई समस्या खड़ी हो गई है। अच्छा, दूसरी बड़ी समस्या जो है, जो राजनीति का जो अपराधीकरण है वो इतना ज़्यादा बढ़ता गया है। और देखिए, राजनीति, देश की राजनीति है, वो पुलिस विभाग को मतलब बिल्कुल प्रभावित करती है। इनफैक्ट देश की राजनीति तो सभी सरकारी विभागों को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रकाश सिंह जी, मैं आपके इस भाव को समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। जाहिर तौर पे आप 40 सालों से एक संघर्ष कर रहे हैं, देश में पुलिस में रिफॉर्म्स हों, सुधार हों, और जब उस दिशा में काम नहीं होता है तो इस तरह की निराशा स्वाभाविक है। लेकिन वैद्य जी, जिस तरफ इशारा अभी प्रकाश सिंह जी कर रहे थे कि एक नई समस्या कि अलग अलग राज्यों के बीच राजनीति के चलते टकराव, और उस टकराव में 2 राज्यों की पुलिस पिस रही है, इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश सिंह साहब, ये मैंने खुद फील किया। ये बिल्कुल सही है कि जब हम पहले दूसरे डीजीपी किसी दूसरी रियासत के फोन करते थे तो एकदम कोऑपरेशन मिलता था, लेकिन आजकल इतने पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स एंड डिफरेंसेस हो गए हैं। पुलिस रिफॉर्म ये सोच के होनी चाहिए थी जिसमें लोगों को केंद्र बिंदु माना जाए और उनके लिए रिफॉर्म्स की जाए, उनके लिए बेहतर क्या है। लेकिन वो तो लोग प्रायोरिटी नहीं है इस कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली। आप देखिए, जो प्रकाश सिंह साहब कह रहे थे, जितने पुलिस एक्ट स्टेट्स ने बनाए वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और उसकी अवहेलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, और इन्होंने उसको चैलेंज किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप की ये प्रायोरिटी नहीं है कि अच्छी पुलिस व्यवस्था बने इस कंट्री में। मैं कहता हूं, सिर्फ पुलिस रिफॉर्म्स क्यों, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, जस्टिस मालिमत कमेटी रिपोर्ट हुई, उसमें मैं मेंबर था, उसमें इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, कंट्री का नक्शा बदल जाएगा। अगर हम भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सिर्फ पुलिस में नहीं। और पुलिस तो मैंने बताया कितनी प्रायोरिटी है। आपके हाईएस्ट कोर्ट क्रिमिनल के लिए रात के 12 बजे खुलती है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म के लिए उनके पास समय नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है एज एक शहरी होते हुए इस तरह से बोलना, लेकिन ये हकीकत है, अनफॉर्चुनेटली। जी, भार्गव साहब, आप भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव हैं। देश के 2 पुलिस ऑफिसर ऐसे जिनकी ईमानदारी, जिनकी कर्तव्य निष्ठा पर शायद ही कोई संदेह करता हो, और उन्होंने अपने काम से एक मिसाल पेश की है, उदाहरण पेश किए हैं। अगर वो इस तरह का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दर्द है उनका, इसके लिए किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? केवल पॉलिटिकल सिस्टम ही जिम्मेदार इसके लिए है, या ये जो राज्य सरकारों के सामने अलग अलग समस्याएं हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है? आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। हर राज्य के अंदर अलग अलग कानून व्यवस्था की समस्या है। जब कभी वो मौका आता है तो राज्य अपनी बात सोचता है, ये नहीं सोचता कि बाकी राज्यों से उसका क्या असर पड़ेगा। अब देखिए, जब राम जन्मभूमि का मामला आया था तो एक विचारधारा थी एक राज्य में
कि किसी तरह से इसको रोका जाए। अन्य राज्य से लोग आ रहे थे उस राज्य के अंदर वो उस मामले में दखल करने के लिए। तो ये एक बड़ा मुश्किल की बात हो गई है कि जब अलग अलग राज्य में अलग अलग राजनीतिक विचारधारा चल रही है, अलग अलग पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, तो वो अपनी अपनी पार्टी को सुधारने के लिए जो कुछ पुलिस का इस्तेमाल कर सकती हैं वो करती हैं। बड़ा मुश्किल होता है उनको रोकना। कभी कभी तो लड़ाई हो जाती है और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं जी वो आपका तबादला कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं आपकी बात को नहीं मानने को तैयार हूँ। मैं पुलिस के इस आदमी को सीआईडी का ऑफिसर बनाऊंगा, इस आदमी को मैं डीजीपी बनाऊंगा, ये कानपुर का एसएसपी बनेगा। इस मामले के अंदर जो पहले प्रशासनिक दृष्टि दी जाती थी वो समाप्त हो गई है। अब सब कुछ सिर्फ इस विचारधारा से किया जाता है कि कौन सा पुलिस अधिकारी किस जगह पर जाकर उनकी जो भार्गव साहब, पार्टी है भार्गव उसकी साहब हिसाब से कार्य करेगा और मदद करेगा। जी तो भार्गव मेरा जी, तो अपना ये कहना है कि एक बड़े जोर शोर से हमको सबको मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए कि पुलिस को एक प्रकार का स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने काम, अपना ध्येय, जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है उसके ऊपर सबका ध्यान जाए। और प्रकाश सिंह जी ने जो अपनी बातें कही हैं, मैं उनसे हर हालत में सहमत हूँ। बहुत राज महत्वपूर्ण भार्गव बातें जी, उन्होंने कही हैं राज भार्गव और ये जी, बहुत जरूरी है। भार्गव जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। विचारधारा जी। किसी दल की हो सकती है, किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन देश तो किसी कानून से ही चलेगा ना, किसी नियम से ही चलेगा। और वो नियम कानून सभी राज्यों के लिए जो इस देश के संविधान के अनुसार तय हुए हैं उसी के अनुसार ही चलेगा। यह बात बिल्कुल सही है आपकी। संविधान के लिए तय हुए हैं, लेकिन संविधान को कितने लोगों ने त्याग कर दिया। हर रोज आप सुनते हैं कि फलानी बात हो रही है कि जिसके ऊपर की झगड़ा हो रहा है और जी। पॉलिटिकल जो पार्टी है वो पुलिस का इंतजाम उनके ऊपर अत्याचार करती है, जी। लाठीचार्ज होता है, लड़कियों पर लाठीचार्ज होता है। क्या ये संभव है किसी डेमोक्रेसी के अंदर की इस प्रकार की बातचीत हो? जो बातें बातचीत करके सुलझाई जा सकती हैं, जो बातें आपस के अंदर विचारधारा से करी ये जा एक सकती सर हैं, वो नहीं राजनीतिक, होती। ये सिर्फ राजनीतिक एक मुद्दे हुक्म अलग जारी हैं। होता है। मैं सर, राजनीतिक मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक मुद्दे बहस के हो सकते हैं कि किस दल ने क्या करा, लेकिन यहां सवाल पुलिस सुधार का है। और उस सुधार की मैं बात कर रहा हूं, उस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं जो देश के सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पुलिस को सुधार कीजिए। तमाम तरह की कमेटियां बनी हैं, लेकिन उन कमेटियों की सिफारिश को लागू नहीं किया जाता। प्रकाश सिंह जी, मॉडल पुलिस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, कैसा होगा ये, किस तरह का है ये? देखिए, मॉडल पुलिस एक्ट के बारे में हम जरा सही तस्वीर आपके सामने जी, रख दें। जी। जब नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 8 वॉल्यूम्स में थी। उसमें आखिर में उन्होंने 8वें वॉल्यूम में मॉडल पुलिस एक्ट का एक प्रारूप रखा था कि इस प्रारूप के अनुसार अगर मॉडल पुलिस एक्ट बने तो देश के लिए अच्छा होगा। अच्छा, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी पीआईएल पे बहस हो रही थी तो ये हुआ कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट इस मॉडल पुलिस एक्ट को रेकमेंड करे। जी। तो पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, एक कमेटी बैठाई जाए और जो ये देखे कि क्या मॉडल पुलिस एक्ट में जो प्राविधान लिखे गए थे क्या वह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं, या उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये बात उठी। तो फिर उसी संदर्भ में रेबेरो कमेटी का गठन हुआ कि आप ज़रा देखिए कि भाई मॉडल पुलिस एक्ट पहले बना था वो 81 में बन गया था और अब काफ़ी समय निकल गया है। पर रेबेरो साहब ने भी अपने लिखा रिपोर्ट में मॉडल पुलिस एक्ट का समर्थन किया। जी। नहीं, समर्थन मोटे तौर से किया। और फिर उन्होंने कहा कि फिर भी एक नई कमेटी बन जाए। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था PADC, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके चेयरमैन थे श्री सोली सोराब जी, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल। सोली सोराब जी साहब ने एक बहुत सुंदर मॉडल पुलिस एक्ट बनाया अपनी चेयरमैनशिप में, और यह रिपोर्ट भी 2006 में आई। 2006 में एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 2006 में साथ ही साथ मॉडल पुलिस एक्ट भी आ गया। अब देखिए, आदर्श व्यवस्था के अंतर्गत होना ये चाहिए था कि उसी समय भारत सरकार को दिल्ली पुलिस एक्ट, जो मॉडल पुलिस एक्ट सोली सोराब जी ने बनाया था, उसमें ठीक है थोड़ा बहुत परिवर्तन जो करना चाहते हो करके उसी को अडॉप्ट कर लेते हो, कहते कि साहब ये हमारा एक्ट हो गया। और उस एक्ट को कम से कम जितने प्रदेश हैं जहाँ की वही पार्टी शासन में है जो केंद्र में है, वहाँ तुरंत लागू कर देते।
और उसके बाद बाकी राज्यों से कहते हैं कि भाई आप भी इसको अडॉप्ट कर लीजिए, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, कुछ आपको मॉडर्नाइजेशन के ग्रांट देंगे वगैरह वगैरह। बड़ी आसानी से हो सकता था। परंतु मॉडल पुलिस एक्ट ही जो सोली सोराब जी ने बनाया था वो भारत सरकार को रास नहीं आया, और उन्होंने फिर उसको उस पर एक तरह से क्या कहा जाए पिंग पोंग खेलते रहे। होम मिनिस्ट्री उसको दिल्ली गवर्नमेंट को भेजे कि आप इसको ज़रा एग्जामिन करिए, दिल्ली गवर्नमेंट फिर यूनियन गवर्नमेंट को भेजे। इसी तरह ये लोग टेबल पिंग पोंग खेलते रहे इधर से उधर। और फिर जब फिर दबाव पड़ा तो BPRND से कहा गया कि भाई ज़रा सा तुम फिर से देख लो। अरे फिर से कितने बार देखोगे भाई? रिबेरो साहब ने कह दिया, उसके बाद सोराब जी साहब ने कह दिया। अब आप फिर से देखने का मतलब यह है कि 5-6 साल और निकल जाएगा इसी तरह से। मंशा जब आदमी की नहीं हो तो इसी तरह से टाइम गेन करता है। और अब वो एक्ट कहाँ किस दफ्तर में पड़ा हुआ है किसी को नहीं मालूम है। मैं जब GK पिल्ले साहब से मिलने गया था, जब वो होम सेक्रेटरी था, मैंने कहा साहब मॉडल पुलिस एक्ट लागू करिए। तो उनका मॉडल पुलिस एक्ट क्या, उनको पता ही नहीं था। फिर उन्होंने मेरे सामने मॉडल पुलिस एक्ट मंगवाया, और वो बड़े अच्छे अफसर थे, उन्होंने अपने तरफ से उसको काफ़ी धक्का दिया। पर वो गृह मंत्रालय तो कृत संकल्प था कि हम मॉडल पुलिस एक्ट नहीं बनने देंगे, और उन्होंने नहीं बनने दिया, आज तक नहीं बनने दिया। ये बड़े अफसोस की बात है, क्या कहा जाए। चलिए, देखिए प्रकाश सिंह जी, देश में बहुत सुधार हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस सेवा में सुधार के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो देश के पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस बल है, जिस सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है, वो जनता के हित में भी है, समाज के हित में भी है, देश के हित में भी है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ये सभी जो सुधार हैं वो पूरे होंगे। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।